हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, देखो जीओसी हमने खत्म कर ही लिया। अब आगे बढ़ने से पहले जो है मैं कुछ एक चीजें यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि भाई अब तक आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कि जैसे सबसे पहले आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, फिर इसके बाद में जो है वो आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, इसके बाद जीओसी पढ़ी होगी। किसी भी कोचिंग में जो है वो नोमेनक्लेचर, फिर जो है वो आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी। ठीक है, ये ही सीक्वेंस रहती है, यहां तक जीओसी तक तो सीक्वेंस सेम रहती है। इसके बाद में भाई कई कोचिंग में ये जो है अपने पास ऑर्गेनिक, इसको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। चैप्टर वाइज का मतलब है इसके बाद में आपको हाइड्रोकार्बन करवाया जाएगा। हाइड्रोकार्बन में पहले एल्केन हो गया, फिर एल्कीन हो गया, फिर एल्काइन हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद बेंजीन, एल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल ईथर फिनॉल, फिर कार्बोनिल कंपाउंड, फिर एसिड, एसिड डेरिवेटिव, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये तो दोनों हटा ही दिए हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये तो हट ही गए हैं, तो इनकी बात तो हम करेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी कोचिंग में ऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज जो है वो कवर करवाया जाता है, ठीक है। और भाई बहुत सारी कोचिंग ऐसी है जहां पर ऑर्गेनिक को मैकेनिज्म वाइज जो है वो कवर करवाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास EAR है, एक रिएक्शन का टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में EAR के कुछ एग्जांपल जैसे एल्कीन में दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल एल्काइन में दिए हुए हैं, फिर ऐसे ही EAR के कुछ एग्जांपल जो वो एल्काइल हैलाइड में है, कुछ एग्जांपल इसके एल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपको EAR के मिल जाएंगे, ठीक है। तो होता यह है कि जैसे EAR पूरी एनसीईआरटी में जो वो अलग अलग जगह पर है, चाहे वो 11वीं की एनसीईआरटी हो चाहे 12वीं की एनसीईआरटी हो, तो दोनों एनसीईआरटी से मिलाकर जितने भी EAR के एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल हमने एक जगह कर लिए और सारे एग्जाम्पल एक साथ हमने EAR में डिस्कस कर लिए, है ना। फिर ऐसे ही जैसे NSR है, NSR के एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे जो वो एक साथ डिस्कस कर लिए। फिर जो वो ESR है, ESR के सारे एग्जाम्पल एक साथ डिस्कस कर लिए। FAR है, मतलब ये है कि अलग अलग तरीके की जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी में उनके एग्जाम्पल अलग अलग जगह जहां कहीं पर एग्जाम्पल है उन सब एग्जाम्पल को जो वो एक साथ लिया, एक साथ पढ़ लिया। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म बेस, ठीक है। यानी मैकेनिज्म वाइज जो है वो ऑर्गेनिक की स्टडी हो सकती है या चैप्टर वाइज स्टडी हो सकती है। अब भाई यहां दिक्कत ये होती है कि एक बार आपने ऑर्गेनिक में जो सीक्वेंस स्टार्ट कर दी, आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आपने जो थोड़ा सा मैकेनिज्म वाइज पढ़ लिया और इसके बाद में आप चैप्टर वाइज करोगे तो दिक्कत आएगी, या चैप्टर वाइज जो वो आप कर रहे हो और फिर मैकेनिज्म वाइज करोगे तो भी दिक्कत आएगी। तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखो कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, यहाँ से जो आप मैकेनिज्म वाइज स्टार्ट कर रहे हो, तो भैया आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करना, हर एक टॉपिक को जो है वो आप मैकेनिज्म वाइज ही कवर करना। और अगर आप कहीं पर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो आप जो उसको चैप्टर वाइज ही पढ़ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो ये वीडियोस आपके काम के नहीं है, क्योंकि चैप्टर वाइज भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे आप ये चीजें देखोगे, जैसे जैसे जो है वो चैप्टर यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक आगे बढ़ेगा, जैसे कोई रिएक्शन आई तो मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा कि ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में आपको कहां पर मिलेगी, कौन से चैप्टर में मिलेगी, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन कहां दी हुई है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। यहां हम मैकेनिज्म वाइज जो है वो ऑर्गेनिक को कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैकेनिज्म वाइज पढ़ने के बाद अब भाई कुछ बच्चे जो है जिनके कोचिंग में चैप्टर वाइज जो है वो सीक्वेंस चल रही है, तो उनके लिए अभी तो मैं हाल फिलहाल में ये बता दूंगा कि यार ये रिएक्शन आपने यहां पर पढ़नी है, एनसीईआरटी में जाके देख लो, एनसीईआरटी में इस टॉपिक में ये रिएक्शन मिलेगी। इसके अलावा जब सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी, ऑर्गेनिक जो वो खत्म हो जाएगी, तो भैया इन्हीं लेक्चर्स में से मैं जो वो काट पीट करके, मतलब काट छाट करके चैप्टर वाइज भी लेक्चर्स तैयार कर दूंगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो चैप्टर हम मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इनमें से ही जैसे जो रिएक्शन एल्केन की है, जितनी भी रिएक्शन है वो सारी एल्केन, फिर जो है वो एल्कीन, फिर एल्काइन, तो ये हाइड्रोकार्बन की जितनी भी रिएक्शन होगी वो सारी जो एक चैप्टर वाइज एक चैप्टर में हम कवर कर लेंगे। मतलब इन्हीं लेक्चर में से कट पेस्ट करके, दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इन्हीं लेक्चर में से कट पेस्ट करके जो है वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस भी तैयार हो जाएगी, है ना। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाल फिलहाल आप जो भी इसमें जो है चाहे मैकेनिज्म वाइज पढ़ रहे हैं तो मैकेनिज्म वाइज पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। हालांकि दिक्कत आती है देखो, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं वास्तव में तो पढ़ने का तो कोई बहाना नहीं होता, लेकिन ना पढ़ने के बहाने हजार होते हैं
कि मेरे तो ऐसे हो गया यार, उन्होंने ऐसे करवा दिया यार, चैप्टर वाइज ऐसे पढ़ा दिया यार, मैं तो मैकेनिज्म वाइज पढ़ रहा था, या मैं मैकेनिज्म वाइज नहीं पढ़ना चाहता, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता हूँ। तो नहीं पढ़ने के कई हजार बहाने होते हैं, पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता है। तो आपको जो अच्छा एक चीज और, अगर मान लो आप यहाँ मैकेनिज्म वाइज पढ़ रहे हो और आपके यहाँ पर कोचिंग में चैप्टर वाइज सीक्वेंस चल रहा है, तो भैया जब आप खोजबीन करके रिएक्शंस को पढ़ोगे ना, कि आपने जो खुद जो है वो यहाँ कोई रिएक्शन मैंने बताई, फिर मैंने कहा कि ये रिएक्शन आपको वहाँ पर मिलेगी, फिर वो चैप्टर जाके आपने वहाँ पर रिएक्शन, जहाँ पर भी आपके नोट्स में वो रिएक्शन लिखी है वहाँ पर जाके आपने वो रिएक्शन समझ ली। तो अब अगर आप ये खोजबीन करके, आप खुद एफर्ट्स करके, प्रयास करके बाद में जो वो रिएक्शन को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो भाई ऑर्गेनिक यहाँ से हम जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, और भाई लास्ट तक जो है वो आप बने रहना साथ में, क्योंकि अगर शुरुआत कर दी है तो भाई लास्ट तक इसको पूरा तो करना ही पड़ेगा, खत्म तो करना ही पड़ेगा, बीच में बंद नहीं कर सकते। मैं भी जो है वो बीच में अब बंद कर नहीं सकता, क्योंकि जो एक बार जो वो, अब जितने भी बच्चे अपने साथ जुड़े हैं ना, अब तक पूरा चैनल जो है वो लगभग जो है अपने 1100-1200 बच्चे जो ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, उन बच्चों के साथ जो वो कैसे जो बीच में मान लो चैनल बंद कर दें, तो बीच में जो क्लासेस बंद कर दे, तो उन बच्चों के साथ जो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो हम कर नहीं सकते, ऐसा बंद नहीं कर सकते। और अगर आप शुरू कर रहे हो तो बंद मत करना, कि शुरू कर रहे हो तो अंजाम तक पहुंचाना है, और हम शुरू कर रहे हैं तो हम भी अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। चैप्टर जो हर, चाहे कोई भी टॉपिक हो, पूरी ऑर्गेनिक हो, है ना, इवन ऑर्गेनिक के बाद में हम इनऑर्गेनिक भी यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। तो ये है बात कि ऑर्गेनिक, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा कि ये सारी बातें मैं आपसे कर लूँ, आपको बता देनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या पढ़ेंगे इसमें? तो भैया देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन होती है, अब रिएक्शन जो है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन में लेन देन चलता रहता है इलेक्ट्रॉनों का, कि इलेक्ट्रॉन दिए, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए। तो एक रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। या यू कहो कि द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन विल बी स्टडीड इन दिस टॉपिक, है ना। किसी भी रिएक्शन के बारे में जो उसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है ना, एक एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो पहले मैं इसी चीज को लिख देता हूं कि इन दिस टॉपिक वी स्टडी स्टेप बाय स्टेप explanation of any reaction। ठीक है, क्या कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके हर एक स्टेप को जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करते करते जो है वो उस स्टेप को जो है वो हम रिएक्शन को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब देखना कि अगर हम यहां पर किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो किसी केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जनरल वोकेबलरीज है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, उनकी बात हम कर लेते हैं। देखो जरा, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपको 5 चीजें देखने को मिलेगी। अब 5 चीजें कौन कौन सी होती है? तो हमारे पास देखो, एक तो होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं रिएजेंट, ठीक है। एक हमारे पास होता है जिसको आप बोलते हो कैटलिस्ट, ठीक है। और एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और एक जो है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये देखो जरा कि हमारे पास 5 चीजें होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब ये 5 चीजें क्या है और कौन सी चीज जो है किसको डिफाइन करती है, वास्तव में है क्या, वो हम समझ लेते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि किसी भी रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होता है यार, जो बनता है, जो बनाना चाहते हो, है ना। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, कैटलिस्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या फिर क्या कर सकता है, कम कर सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करता है। एक चीज और मैं मेंशन कर दूं यहां पर, कि अगर कहीं पर मेंशन नहीं है कि कैटलिस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, देन वी ऑलवेज कंसिडर कैटलिस्ट एज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम हमेशा कैटलिस्ट को पॉजिटिव की तरह ही कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद देखो जरा कि रिएजेंट, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस ये है कि भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होती है सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में। रिएक्शन किस किस के बीच में होगी? एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। और भाई इन दोनों को मिला के
हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, कि सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इज नॉन एज रिएक्टेंट। तो जब भी आप रिएक्टेंट बोलते हो तो रिएक्टेंट वर्ड में सबस्ट्रेट भी है और वहां पर रिएक्टेंट वर्ड में रिएजेंट भी है, ये दोनों चीजें जो है वो शामिल है। क्लियर है बात? अब देखना कि यार सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट, अब सबस्ट्रेट रिएजेंट जो है ना, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो मैं एक चीज बता दूं कि रिएजेंट आर अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो है वो अटैक करने वाली स्पीसीज होती है। अटैक करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि यहां कोई अटैक होगा, आक्रमण होगा कि तलवारें, भाला, चाकू, छुरी लेके जो है वो इसने रिएजेंट ने सबस्ट्रेट पर आक्रमण कर दिया, ऐसा नहीं है। अटैकिंग स्पीसीज का मतलब एक तरीके से ये हो सकता है कि भैया ये या तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे या इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे, है ना। तो ये अटैकिंग स्पीसीज है। दूसरा जो है वो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो होता है दिस इज टू बी अटैक्ड, टू बी अटैक्ड, ठीक है, कि भैया इस पर अटैक होना है। सबस्ट्रेट पर तो अटैक होता है, रिएजेंट अटैक करता है, और जब रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो जो है वो जाके दोनों के बीच में वो कोलेजन थ्योरी टाइप जो है वो कोलेजन होती है, कोलेजन सही, कोलेजन जो होगी ओरिएंटेशन सही होगा तो उनसे ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास टोटल 5 चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होता है कि सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट होता है जिस पर अटैक होता है, जिस पर हमें अटैक करवाना होता है वो तो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। और रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज होती है, ये अटैक करते हैं। किस पर अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट पर अटैक करेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। फिर कैटलिस्ट, ये रिएक्शन की रेट को जो है कम या ज्यादा कर सकता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्शन का रिजल्ट होता है, रिएक्शन के लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता ही बनता है, ठीक है। अब देखो कि हम अपनी बात की शुरुआत यहीं से करेंगे, रिएजेंट से ही हम बात की शुरुआत करेंगे कि रिएजेंट क्या है, अटैकिंग स्पीसीज कितने तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। देखो हाँ जी भाई, अच्छा एक चीज और कि भाई आप चाहे चैप्टर वाइज पढ़े चाहे मैकेनिज्म वाइज पढ़े, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इसका कुछ पोर्शन दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो अभी तक तो जो है वो कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे चैप्टर वाइज पढ़ लो चाहे मैकेनिज्म वाइज पढ़ लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहीं पर रिएजेंट की, रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट क्या होता है, तो अभी मैंने कहा कि जो स्पीसी अटैक करती है वो क्या होती है, रिएजेंट होती है। 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं जी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखो कि यहां पर 2 वर्ड है अपने आप में, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा फाइल। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ये वर्ड जो है ना, इसमें 2 चीजें, इलेक्ट्रो है और दूसरा क्या है, फाइल। इलेक्ट्रो जो वर्ड है ये आया है इलेक्ट्रॉन से, और फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग, ठीक है। और ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल में भी 2 वर्ड है, एक तो है भैया अपने पास न्यूक्लियो, और दूसरा जो वर्ड है ये है भैया अपने पास क्या, फाइल। अगेन न्यूक्लियस से वर्ड बना है न्यूक्लियो, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये फाइल का मतलब वही लविंग। तो आप समझो जरा कि यहां जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर नोन एज रिएजेंट। क्या यार ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करे। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को लव करने का काम कौन करेगा, पॉजिटिव ही करेगा। तो इन पर खुद पर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, यानी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, कि जिससे आप लव करते हो वो आपको चाहिए ही चाहिए, आपके घर वाले आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो भाई यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, ठीक। ऐसे ही न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस लविंग क्या है, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो भाई इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, अच्छा लगता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस बहुत अच्छा लगता है इनको, पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो भाई ये खुद कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है, ये किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन दे के रहेंगे, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है, खुद नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इसको अच्छा लगेगा, इनको नेगेटिव अच्छा लगेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भैया नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। और इनको जो है वो हम क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं,
न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है। और भाई न्यूक्लियोफाइल को हम जनरल रिप्रेजेंटेशन इनका होता है NU माइनस, और इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, E प्लस। ये तो हुई एक छोटी सी बात। अब यार कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगी, कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगी, ये तो हमें समझना ही है ना। तो भैया देखो, अब जरूरी टॉपिक ये है कि आखिर कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सी न्यूक्लियोफाइल है, ये तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि भैया बिना इसके ऑर्गेनिक पढ़ना असंभव है कि यार कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। जब हमें यही आइडिया नहीं है तो हम क्या ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो क्या ऑर्गेनिक पढ़ेगा, अरे बाबा, बस वही बात है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल, देखो जी, E प्लस से इनको इंडिकेट करते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि भैया ये जो है ना क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। तो मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये है, अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है तो ये हमेशा क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे कुछ भी करके। तो यार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो भाई इन पर खुद पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना। E प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो या तो ये खुद पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, इवन न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, कि जो है वो न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज तो इलेक्ट्रोफाइल होगी। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विल बी इलेक्ट्रोफाइल ना, ये भी गलत है ना। देखो जरा कि क्या है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्ट्रोफाइल may be positively charged और न्यूट्रल। ठीक है, ये भैया पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और दूसरे ये क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है। अब कब पॉजिटिवली चार्ज होंगे, कब न्यूट्रल होंगे, तो ये भी समझो कि जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की बात कर लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है। तो देखो कि सबसे कॉमन इसमें है अपने पास R प्लस बोले तो कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जैसे कि हमारे पास कोई भी कार्बोकेटाइन CH3 प्लस हो गया या CH3CH2 प्लस हो गया, है ना, और भी बहुत सारी स्पीसीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो जरा कि जैसे हमारे पास हो गया H प्लस भी कैसा हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। जैसे हमारे पास X प्लस है ना, X प्लस में जैसे Cl प्लस हो गया या Br प्लस हो गया, है ना, या कई जगह I प्लस भी आपको देखने को मिल सकता है। F प्लस जो है ना वो नहीं होगा, F फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, तो फ्लोरीन F प्लस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखो NO प्लस, ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, ये NO प्लस, ये भी जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है ना। तो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कोई भी होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, उसको वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। दूसरा जो है अपने पास वो है भैया नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या न्यूट्रल। अब न्यूट्रल स्पीसीज देखो जरा, इन पर कोई चार्ज तो नहीं होगा लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो खुद इलेक्ट्रॉन ले सके, है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल है। इवन न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखना जरा कि हमारे पास है BF3, हमारे पास है भैया जी इसके अलावा BH3, है ना, या BH3 बोल दो या B2S6 बोल दो, है ना। जैसे AlCl3 दे दिया, जैसे ZnCl2 दे दिया, जैसे FeCl2 दे दिया या FeCl3 दे दिया। ये सारे के सारे स्पीसीज, ये सारी की सारी स्पीसीज जो है ना वो कैसी है अपने पास, वो न्यूट्रल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, तो आप देखो इन सब का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो इन सब का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, न्यूट्रल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है।
क्लियर है बात। फिर देखो जरा कि जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए PCl3 है ना, PCl5, SiCl4, ये सारी की सारी स्पीसीज, भैया इनके पास तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है। जैसे ऑक्टेट इवन कंप्लीट ही नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी है। फिर ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या है, सारे के सारे न्यूट्रल है, और जो है वो इलेक्ट्रॉनों की इन पर रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करे इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो जरा कि हमारे पास कुछ और स्पीसीज भी है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। अब वो कौन सी है, तो इनको तो मैं मिटा रहा हूं। देखो हाँ जी, कि यार कई बार जो है ना, कुछ हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, है ना, तो मैं ये लिखूंगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स लाइक CO2, ठीक है। जैसे हमारे पास CO2 है, ठीक है, जैसे हमारे पास SO2 है, SO3 है, में ऑल्सो एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो भैया ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। देखना कैसे, यार CO2 है, अब आप कहोगे कि सर CO2 तो यहां पर तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है ना, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है? इवन मैं बता देता हूं एक चीज कि भैया देखो, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स है और दोनों के बीच में पाई बॉन्ड हो ना, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। कि जैसे दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की, और ये पाई बॉन्ड है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो यहां पर हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा रिपल्शन की वजह से, और इधर अट्रैक्शन है ना, कि न्यूक्लियोफाइल का तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके रिपल्शन, और ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के अट्रैक्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, और जो कार्बन है ना अपना, ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो है वो कंडीशन आने के कारण हम ये बोलते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। यहां कार्बन, कार्बन है ना, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, और कार्बन अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो पूरा CO2 मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। या आप ये बोल सकते हो कार्बन इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफिलिक टर्मिनल, कि पूरे कंपाउंड में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक टर्मिनल है, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है बात। तो ये सारे के सारे सब में यही सिस्टम है, चाहे वो SO2 हो, जैसे ये कंडीशन है लोन पेयर, चाहे वो SO3 हो, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इन सब में देखो, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। फिर एक चीज और ध्यान में रखनी, एक तो है हमारे पास कार्बीन। कार्बीन क्या होते हैं कि यार कार्बन पर अगर लोन पेयर आए, जैसे ये CH2 है और लोन पेयर है, ठीक है, या फिर जैसे ये हमारे पास यहाँ Cl और ये Cl है, और भी कई कार्बीन होते हैं, नाइट्रीन के, यार ये वाली कंडीशन के NH और नाइट्रोजन पर जो इस तरह से दो लोन पेयर है, ये नाइट्रीन, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं। आर ऑल्सो एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यार इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो आप कहोगे कि सर इस पर तो लोन पेयर, तो ये लोन पेयर दे सकता है ना, नहीं देगा यार, खुद भिखारी है तो दूसरे को दान कैसे दे सकता है। खुद के पास जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये दूसरे किसी को जो वो इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता ना। तो भैया कार्बीन है, नाइट्रीन है, ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि आपको ये ध्यान में रखना है, H3O प्लस NH4 प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। भैया ये जो है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है,
क्यों नहीं है? आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं। लेकिन भैया ये दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू absence ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है कि भाई H3O+ है तो आप देखो कि यार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये कंडीशन है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, लेकिन भाई जगह ही नहीं है, रखूं कहां पे? ले तो लूं, रखूं कहां पे, है ना। और यहां पर जो है वो अपने पास अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, इच्छा तो खूब है, पर रखो कहां पे? जगह ही नहीं है ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल ना होने के कारण ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। फिर एक चीज और ध्यान में रखो कि भैया कैटायंस ऑफ एस ब्लॉक, ठीक है, लाइक Li+, Na+, है ना, K+, Ba+2 एटसेट्रा, है ना, हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोफिलिसिटी, भैया ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बैड न्यूक्लियोफाइल, बैड इलेक्ट्रोफाइल है, बैड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है कि भैया जो अपने पास फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो कैटायन होते हैं, एस ब्लॉक में मेटेलिक प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज है तो भाई ये हमेशा मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखता है, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से, इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की इनमें टेंडेंसी ज्यादा है, एक्सेप्ट तो आसानी से कर ही नहीं सकते। तो भैया इसलिए जो है ना कई बार एक्सेप्ट करना पड़ भी जाए, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते नहीं है ना, कि भाई ये न के बराबर इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, है ना। कि क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल है ना, तो फिर जो है वो मान लो अगर कोई और ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, मान लो एक तो दे दिया H3O+, एक दे दिया Li+, पूछ लिया इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो भैया ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कुछ तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, तो इसको टिक करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन जो है वो ऐसा आ जाए, जैसे मान लो आपको दे दिया एक तो CH3+ कार्बोकेटाइन दे दिया, एक NO+, एक Cl+, एक Li+ दे दिया, पूछ लिया इनमें से कौन सा वाला जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो Li+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं यहां पर, देखना जरा। हाँ तो भाई देखो जरा कि इसी कंसेप्ट पर जो है वो हम एक क्वेश्चन कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। देखो कि यार कई बार जो है ना हमें चॉइस करना होता है कि ज्यादा सही और कम सही में से, ठीक है, या यूं भी बोल सकते हो कि कई बार हमें चॉइस करना होता है ज्यादा खराब और कम खराब में से। हाँ, जैसे चुनाव में कि सारे कैंडिडेट खराब है, किसको वोट दे, तो जब सारे खराब है तो हमें ज्यादा खराब और कम खराब में से किसी एक को चुनना होता है, और हमें किसको चुनना चाहिए? जो कम खराब है, हम उसी को चुनते हैं। वैसे तो सारे जो खराब होते हैं, हर किसी पर कोई ना कोई जो है वो लेके कोई ना कोई चीज़ जो है चलती रहती है, किसी से हर किसी से कोई नाराज़गी चलती रहती है। लेकिन वही बात है कि ज़्यादा खराब और कम खराब में से किसी एक को चुनना है तो हम कम खराब वाले को चुनते हैं ना। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, जैसे आपको बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जैसे एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, है ना, इलेक्ट्रोफाइल में CH3+, एक ऑप्शन आपको दे दिया Br+, एक ऑप्शन आपको दे दिया H3O+, और एक ऑप्शन दे दिया Li+। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट
एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहां पर जो है एक ऑप्शन दे दिया CH3+, एक ऑप्शन दे दिया भैया Br+, एक ऑप्शन यहां पर आपको दे दिया NO+, और एक ऑप्शन आपको दे दिया Li+। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर दोनों में डिफरेंट रहेगा। यहां आप देखो जरा कि इसमें आंसर जाएगा कौन सा, H3O+, कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। H3O+ कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता यार। Li+ का थोड़ा बहुत माइनर सा चांसेस हो सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। वही बात है कि भैया ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये जो है इसके पास चॉइस है कि हो भी सकता है, बहुत ज्यादा जो ड्रेस्टिक कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर भी सकता है ना। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये थोड़ा सा करेगा, इसलिए हम इसको जो ये कंसिडर करेंगे, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, ये नहीं करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ देखो अब इन सब में से जो है वो हमें किसको चूज करना पड़ेगा, यहाँ Li+ होगा, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे अच्छे इलेक्ट्रोफाइल है। ये वाला जो बैड इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ही गंदा इलेक्ट्रोफाइल है, भयंकर गंदा इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी एकदम 0 के आसपास होती है। ठीक है ना, तो ये है भैया अपने पास इलेक्ट्रोफाइल। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपके समझ में आ गई होगी। ये तो इलेक्ट्रोफाइल। अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट जो है अपने पास न्यूक्लियोफाइल। देखो जी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो मैंने कहा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियस लविंग मतलब ये है कि भैया पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, तो इन पर खुद पर चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या खुद पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल देखो जरा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इनको हम Nu- से जनरली इंडिकेट करते हैं, जनरल साइन ये होता है इसका। ठीक है, तो देखो कि मैं ये बोलूंगा कि स्पीसीज, या इसको ये बोलो कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, पहले ये पॉइंट लिख देते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जितनी भी होगी ना, वो सारे के सारे क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल होगी। चलो ठीक है, फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है, देखो कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो सारी चीजें इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। तो अब न्यूक्लियोफाइल कौन बन सकता है, तो यहां आप यूं समझ सकते हो कि भाई न्यूक्लियोफाइल, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है मे बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो भाई खुद के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक ऐसी स्पीसीज है जिसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, खुद के पास जो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे, और कम से कम एक लोन पेयर होगा। ठीक है ना, तो मैं ये लिखूंगा कि न्यूक्लियोफाइल विल हैव मिनिमम 1 लोन पेयर। ठीक है, मिनिमम 1 लोन पेयर विथ कंप्लीट ऑक्टेट एंड नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, क्या ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, और कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि ये तो है हमारे पास कंडीशन। तो मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और दूसरा जो है वो इन पर जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरफ देखते हैं, है ना। तो देखो जरा कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो समझो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कौन सा आएगा। मैंने कहा कि कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और कोई वैकेंट ऑर्बिटल इनके पास नहीं होनी चाहिए जनरली, है ना। कि कई केस हमारे पास ऐसे है कि जहां पर ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इवन बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है भैया H2 एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है
है ना। H2 है, ऑक्सीजन पर ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और इसके अलावा जो इस पर लोन पेयर भी है। इसके अलावा आप देखो हमारे पास है ROH, ये अल्कोहल हो गया। इसके अलावा ROR, ये ईथर है, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। फिर इसके अलावा NH3, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। RNH2 1 डिग्री एमाइन हो गया, RNH R 2 डिग्री एमाइन हो गया, इवन 3 डिग्री एमाइन कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये सारी की सारी स्पीसीज, और भी पता नहीं कितनी सारी स्पीसीज है ना, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, फिर देखो ये तो जनरल है ना। सब पर आप देखो वैकेंट ऑर्बिटल किसी के पास नहीं है। इसके अलावा जो सब पर मिनिमम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। फिर नेगेटिवली चार्ज्ड, देखो जरा कि जैसे हमारे पास है OH माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। RO माइनस हो गया, है ना। इसके अलावा NH2 माइनस हो गया। फिर इसके अलावा RNH माइनस हो गया। ठीक है, इवन X माइनस, ये भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। एक X माइनस हो गया, या R माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और भी पता नहीं कितने सारे जो है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ भैया अपने पास न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखो कि भाई एक पॉइंट जो इलेक्ट्रोफाइल में लिखना मैं भूल गया था, कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए भैया ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, किसी से लोन पेयर ले सके, उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो आप ये बोल सकते हो कि जितने भी लुईस एसिड अपने पास है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सारे लुईस एसिड जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो लोन पेयर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो सारे के सारे जितने भी लुईस बेस होंगे ना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। तो हम ये बोलेंगे ऑल लुईस एसिड विल बी इलेक्ट्रोफाइल and all Lewis base will be nucleophile। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ, है ना। फिर देखो जरा कि हमारे पास जो है वो कुछ एक स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें दो दो जो है वो डोनर टर्मिनल होंगे। ठीक है, जैसे समझना कि भाई कुछ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, देखो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। चलो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूं कि भैया RMgX, ठीक है, या R2CuLi, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है गिलमान रिएजेंट। ठीक है, या आप ये बोलो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, कैन ऑल्सो एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भैया जी, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी है सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। देख रहा कैसे, कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है भैया C2H5MgBr, है ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। देखो कैसे करेगा, कि ये जो कंपाउंड है ना, ये इथाइल क्या करेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि मेटल पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करती है। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज करेगी और ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक होगा। एक तो बनेगा C2H5 माइनस, साथ में MgBr और ये प्लस, ये कंडीशन आएगी हमारे पास। और भाई ये कंडीशन आएगी तो यहाँ जो C2H5 है ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस कार्ब एनाइन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और जितने भी जो वो ऑर्गेनोमेटेलिक ऐसे गिलमांस रिएजेंट, यहां से भी आपको क्या मिलता है, R माइनस मिलता है। ठीक है, फिर देखो इसी में एक पॉइंट और, LiLH4 NaBH4 कैन ऑल्सो एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। भैया ये भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो समझो कि यार जो LiAlH4 है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा Li प्लस और AlH4 माइनस, और भैया ये जो AlH4 माइनस है ना, ये आगे फर्दर आपको AlH3 और साथ में H माइनस प्रोवाइड करेगा, और H माइनस जो है वो यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और ध्यान रखना हाइड्राइड जो वर्ड है ना, हाइड्राइड का मतलब ही H माइनस होता है, जिसमें H माइनस आपको मिला, H माइनस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। फिर ऐसे ही आप देखना जरा कि जो NaBH4 है ना अपने पास, इसका नाम भी क्या है, सोडियम, इसके नाम में भी हाइड्राइड आएगा, बोरो हाइड्राइड। कहने का मतलब इससे भी आपको क्या मिलेगा, H माइनस मिलेगा, और H माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो देखो कि ये कैसे ब्रेक होगा जी, Na प्लस और साथ में BH4 माइनस, और ये आगे फर्दर ब्रेक होगा किसमें, BH3 और साथ में H माइनस, वापस से ये BH3 हमारा क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल। अब देखो कि भाई एक होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये क्या होता है, देखो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। भैया कई बार जो है वो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें दो दो डोनर टर्मिनल होते हैं, कि यार दो एटम ऐसे होते हैं जो कि लोन पेयर दे सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो स्पीसीज विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स, ठीक है, आर नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो जी एनसीईआरटी में इसके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो हमारे पास है Cn माइनस, ठीक है, देखो यहां कार्बन भी डोनर है, और अगर नाइट्रोजन है इस पर भी लोन पेयर है तो ये भी डोनर है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर मान लो कोई अपने पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन है या R प्लस है, और मैं ये कहूं कि इन दोनों को इलेक्ट्रॉन देने हैं, R प्लस को कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो RCN बनेगा, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो RNC बनेगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, है ना। तो दो दो डोनर है, स्पीसी एक ही है, तो इस तरीके का जो है वो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ये हम आगे बात करेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे जो है ये सारी चीज़ें आएगी। इसके अलावा जो है वो हमारे पास है भैया जी NO, है ना, ये माइनस, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस है, ठीक है, कि यार नाइट्रोजन जो है, ठीक है, इस पर आप देखोगे कि भाई ये भी डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो सकता है, डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों के दोनों जो है डोनर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये है भैया एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। फिर देखो कि कुछ स्पीसीज हमारे पास ऐसी होती है जो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, क्योंकि उनमें दोनों की कंडीशन फुलफिल होती है, समझना। इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ जी, देखो ऐसा है कि सम स्पीसीज कैन acts as both electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। देखना एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास कंडीशन ऐसी है जैसे CH3COH, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब यहां पर देखो कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, और इनके बीच में पाई बॉन्ड भी है, तो दो डिफरेंट एटम्स की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम और पाई बॉन्ड भी है। तो अगर कोई मान लो न्यूक्लियोफाइल आया तो ये न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन पर अटैक कर जाएगा, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये जो है वो क्या है, ये अपने पास जो वो ऑक्सीजन लोन पेयर दे भी सकता है किसी को, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि कार्बन जो है ना, ये तो अपने पास है एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक टर्मिनल,
इलेक्ट्रोफिलिक टर्मिनल। और जो ऑक्सीजन है ये है अपने पास क्या, न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल, न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल। ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी कंपाउंड होते हैं, इवन जैसे हमारे पास RCOR ये हो गया, RCOOR ये भी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे RCONH2, ठीक है। ये हालांकि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या पढ़ा कि यार इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, किस तरह की स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कौन कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, कौन सी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगी, कौन सी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। तो अब जो है वो हम ये जान चुके हैं कि रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट का मतलब अटैक करने वाली स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। दो तरीके की, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो कि एक तो हमारे पास होता है बेस और एक हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। यहीं से इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि एक तो बेस होता है, एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, अब हमें यह समझना है। कहने का मतलब हम जो है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो, न्यूक्लियोफाइल हमने देखा कि यार न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकती है। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, समझना बात को। देखो जी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इनमें क्या डिफरेंस है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला टॉपिक जो है ना ये आपके 12th की एनसीईआरटी, जहां आपने NSR रिएक्शन आप पढ़ते हो, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ते हो, वहां पर ये खूब काम में आता है कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वाला वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये सारी चीजें वहां पर खूब काम में आती है। तो देखो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, तो वही बात कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन और कार्बोकेटाइन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये ध्यान से देखो कि मैंने लिखा है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, है ना, कि लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। अब किसको लोन पेयर डोनेट करना है, तो मैंने कहा कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज या फिर कार्बोकेटाइन, है ना, कि या तो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, कार्बोकेटाइन है तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, या फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन अगर है तो वो भी चल सकता है, ठीक है ना। तो देखो कि लोन पेयर जितनी जल्दी कोई देगा, कोई स्पीसीज, कोई न्यूक्लियोफाइल है, जितनी जल्दी लोन पेयर देगा, जितनी जल्दी जो है वो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, है ना, ये अगर ज्यादा होगी ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है अपने पास कि अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं है, या आपको पूछ लिया कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में जो है वो हमें एक ही चीज चेक करनी है, और वो क्या है, वो है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी हमें चेक करनी है कि यार लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो, है ना। दूसरा एक पॉइंट इसी के जैसा है जो है बेसिसिटी। अब देखो कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, कि हमने बेस के बारे में पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था, कहां पर, जीओसी में, कि यार बेस क्या होता है। तो बेस में भी हम बोलते हैं कि लोन पेयर डोनेट करने वाले क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, कि जो लोन पेयर दे सके वही क्या है, बेस है ना। कि अभी हमने लुईस बेस भी पढ़ा था, लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर दे सके। तो जो लोन पेयर देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन यार फिर क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम ही है क्या, न्यूक्लियोफाइल और बेस सेम ही है, तो भैया देखो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
यहां पर बेसिसिटी में हम जो है वो बेसिकली ये बोलते हैं, आप ये मानो कि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का काम है लोन पेयर देना, और भाई डिफरेंस ये है कि लोन पेयर किसको दिया जा रहा है उसके बेसिस पर हम दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो कोई अगर बेस है ना, बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो लोन पेयर देगा H प्लस को। तो यहां हम ये बोलेंगे कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू H प्लस आयन इज नॉन एज बेसिसिटी। ठीक है भैया जी, लोन पेयर अगर H प्लस को दिया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे या बेसिसिटी बोलेंगे। और अगर लोन पेयर जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को दिया जा रहा है, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और यहां पर भी वही बात कि भाई जीओसी में मैंने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो हम यहां पर भी बोल सकते हैं क्या, बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो कि यार अभी जो है ना यहां से क्वेश्चन जो पूछता है वो यही पूछता है कि भाई कौन सा वाला, या 3-4 स्पीसीज दे देगा आपको बोलेगा कि इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो जो भी ऑर्डर पूछे आपको तो ये चेक करना है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, यही चेक करना है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। अब देखो कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपने चेक कर ली तो हमें लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी का पता चल जाएगा, और बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना हमें आता है। ये हम जीओसी में सीख चुके हैं कि यार कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा। तो बस बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम किसका ऑर्डर बताएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताएंगे। इसलिए हम ये बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, या इसलिए हम यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चा कर रहे हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कि एक चीज है कि कोई कंपाउंड है ना, या कोई स्पीसीज जो है ना किसी एक रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो वो दूसरी रिएक्शन में बेस की तरह भी काम कर सकता है। इसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल और बेस, इन दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। ध्यान से देखो जरा कि भैया एक कोई रिएक्शन है ना, कि जैसे मान लो HX है, रिएक्शन में करवा रहा हूं OH माइनस के साथ। ठीक है, एक तो ये है कंडीशन। एक हमारे पास ये कंडीशन है RX है, और रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, OH माइनस के साथ। R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, कार्बन है। तो आप यहां पर समझना कि यार यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। यहां पर क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो अपना न्यूक्लियोफाइल है OH, भैया OH माइनस है तो इसको तो क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो ये प्लस पर अटैक करेगा, यहाँ H पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा यहाँ से हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ये H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना लिया, H2 बना लिया, और यहाँ से X माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। क्लियर है बात। फिर यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या होगा कि भैया OH माइनस है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा इस बार, यहां से X माइनस बाहर हुआ, क्या बना, ROH बना, और ये X माइनस। एक चीज मैं बता देता हूं, जो रिएक्शन को छोड़ के बाहर जाता है ना, रिएक्शन को छोड़ के स्किप करके बाहर गया, ये तो है भैया अपने पास लिविंग ग्रुप। इसको तो हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, दिस इज लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये यहां पर भी लिविंग ग्रुप है, यहां पर भी लिविंग ग्रुप है। हालांकि इस लिविंग ग्रुप की बात हम आगे बाद में डिटेल में करेंगे, जब NSR बताऊंगा तब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे ना, तो लिविंग ग्रुप की बात हम डिटेल में करेंगे। अभी यहां पर देखो जरा, यहां OH माइनस लोन पेयर दे रहा है, किसको दे रहा है यार, H प्लस को लोन पेयर दे रहा है, या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज H प्लस को लोन पेयर दे रहा है। जब भी ऐसा होता है तब तो ये क्या है, बेस। तो यहां OH माइनस किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। और नीचे वाले में देखो, यहां OH माइनस जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन को जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां ये क्या है, यहां है ये न्यूक्लियोफाइल। तो OH माइनस बेस की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है यार किसको लोन पेयर दिए जा रहे हैं, ये इसी चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इवन OH माइनस नहीं, कोई भी स्पीसीज, ये बेस भी हो सकती है, वो जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अगर मान लो लोन पेयर H प्लस को दिया जा रहा है तब तो बेस हो जाएगा, और लोन पेयर अगर जो है वो दिया जा रहा है किसको, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन को, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप अच्छे से बता पाओगे कि बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना। तो अगली क्लास में हम जो हो यहां पर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, कि अगर मान लो आपको 3-4 अलग अलग स्पीसीज दे दी, वहां पर पूछ लिया कि यार इनमें से कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा,
तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, है ना। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपके समझ में आई होगी। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। भैया चैनल को शेयर करो, है ना, जल्दी से जल्दी हमें बहुत सारे बच्चों तक पहुँचना है, बहुत सारे बच्चों तक पहुँच बनानी है, ठीक है ना। और भैया खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।